ओके, आवाज आ रही है अब आप लोगों को? Okay, so let's start from there. Meeting disconnect हो गई थी, I'm sorry. Okay, so we were talking about signs and symptoms of infections. Sore throat. Obviously, sore throat will point towards anything in the pharynx, pharyngitis, whether viral or bacterial. Shortness of breath हो सकती है क्या symptom of infection? किस infection की symptom हो सकता है shortness of breath? Yes, chest infection. So pneumonia में shortness of breath हो सकती है. Nasal congestion. Yes, sinusitis के अंदर nasal congestion हो सकती है. Neck stiffness कब होती है? Neck stiffness किस infection का sign है? Yes, COVID में भी हो सकती है shortness of breath. Yes, meningitis. Very good. So meningitis में आपके neck stiffness होती है because the meninges जो होते हैं जो around the brain होते हैं, they become inflamed. And when you try to flex the neck, the meninges get irritated और वो आपको pain करता है. Urination में problems. So if there is only frequency of urine, can that be a symptom of UTI? Only frequency. ओके, इन रेयर केसेस जैसे कि डायबिटीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रीक्वेंसी अलोन कैन बी अ सिम्टम बट इट इज वेरी रेयर. इट शुड बी एसोसिएटेड विद सम डिस्यूरिया, some burning, post micturition dribbling, these kind of things should be there. एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए सिंड्रोम का, और कभी कभी फीवर भी होता है उसके साथ. लेकिन फीवर जरूरी नहीं है. अगर सिर्फ लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स हैं, that can be called as a urinary infection. Symptoms होना बहुत जरूरी है. अगर किसी को urinary tract के symptoms नहीं हैं और उसका यूरिन कल्चर, अच्छा फिर वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन बाकी लोगों को तो आवाज आ रही है. फरजाना, आप ना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें. सो इफ समबडी, एक सिनेरियो है कि एक आपके पास पेशेंट आया जो कि डायबिटिक है और उसका जो है वो यूरिन कल्चर उन्होंने कराया, ऐसे ही करा लिया, कोई सिम्टम्स नहीं थे, और उसमें ई कोलाई ग्रो कर रहा है सेंसिटिव टू ऑगमेंटिन. तो आप क्या करेंगे? उसको ऑगमेंटिन देंगे या नहीं देंगे? अनम, आप देंगी ऑगमेंटिन उसको? साइमा कह रही है नहीं देंगे. नहीं देंगे. ओके, सो जो कह रहे हैं नहीं देंगे वो क्यों कह रहे हैं कि नहीं देंगे? इस कंडीशन को क्या कहते हैं, आपको पता है? व्हाट इज दिस स्टेट कॉल्ड? Because no signs and symptoms. Okay, no symptoms. Very good. जब symptoms नहीं है तो कौन देगा? ठीक है. So that is called, this condition is called asymptomatic bacteriuria. Okay, and there is no symptom but there is bacteria in the urine. No, it's not contamination. Contamination is when it is not in the patient's system but it has come from a Foley catheter or something else. जी मैं रिपीट कर देती हूँ, कोई बात नहीं. एक मैंने सिनेरियो शेयर किया था कि एक पेशेंट है जिसके यूरिन में ई कोलाई ग्रो कर रहा है, लेकिन पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है. ना उसे फ्रीक्वेंसी है, ना उसे डिस्यूरिया है, ना फीवर है, कुछ भी नहीं है. ही इज कम्प्लीटली नॉर्मल, शी इज कम्प्लीटली नॉर्मल, और उसके यूरिन में ई कोलाई ग्रो कर रहा है. तो आप उसको ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे? So in that case, the answer is that you will not treat that patient. Always remember this. This is a large group, इसलिए मैं share कर रही हूँ. ये बहुत सारे doctors को भी इस बारे में information नहीं है, and they treat these patients as with augmentin for 5 days, 10 days. They keep repeating their urine cultures और उनको treat करते रहते हैं.
This is the most common misuse of antibiotics in the community as well as in the hospital. सिर्फ कुछ इंडिकेशंस हैं जिसमें आप एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया वाले पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, जिसमें से एक सबसे कॉमन सिनेरियो जो है वो है प्रेगनेंसी. अगर कोई प्रेग्नेंट है और उसका यूरिन कल्चर पॉजिटिव है, इवन विदाउट सिम्टम्स, इट शुड बी ट्रीटेड 100%, क्योंकि रिसर्च ने ये साबित किया है कि अगर इन पेशेंट्स को ट्रीट ना किया जाए तो इनके फीटसेस पे एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं. तो इसलिए रूटीन कल्चर्स आर डन इन प्रेग्नेंट वुमेन in all good antenatal care centers, and if they are positive then they are treated. अच्छा, nasal congestion, stiff neck हो गया, unusual vaginal discharge or irritation. So vaginal discharge is a very common issue that you may see in family medicine clinics, in medicine OPDs, but all vaginal discharge is not supposed to be treated. If there is itching associated with it, if it is foul smelling, if it is discolored, then it is supposed to be treated. Otherwise, regular physiological vaginal discharge does not need any treatment, especially no antibiotics. Increased frequency of urine, ये बात हमने कर ली. Redness, soreness or swelling in any area, including surgical wounds and ports. This is very important. So nosocomial infections, किसी भी drain के around swelling हो, किसी line के around swelling हो, redness हो, pain हो रहा हो patient को, tenderness हो, these are very alarming signs of infections, and these are bad infections because these are resistant MDR organisms. Diarrhea and vomiting, yes, many a times this is infectious. Sometimes it could be non-infectious also, drug-induced also. So it should be delineated. Lekin should we treat all diarrhea and vomiting with antibiotics? Should all diarrhea and vomiting? Yes, phlebitis, very important. Noreen? Should all diarrhea and vomiting be treated with antibiotics? क्या ख्याल है? अनम, क्या प्रॉब्लम हो रहा है बेटा? आप रिजॉइन करके देख लें. आई थिंक बाकी ग्रुप तो काफी साथ चल रहे हैं मेरे. Okay, so yes, very good. Diarrhea and vomiting should not be treated unless there is bloody diarrhea. Okay. और अगर आपका incubation period of diarrhea is long, वरना usually ये toxin mediated होता है, and हाँ, that is a good point. चेहलम की वजह से हो सकता है, internet issues हो रहे हैं. Yes. And chronic diarrhea, या फिर आपके stool DR पे आपको कोई प्रोटोजोआ मिल रहे हैं, तो फिर आप एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स ले सकते हैं. ठीक है. All diarrhea should not be treated with antibiotics. Okay, pain in the abdomen or rectum. This is a very vague symptom. Pain could be due to any cause. Vascular causes of pain भी हो सकते हैं, mechanical causes of pain भी हो सकते हैं. लेकिन अब जो है वो पेन के साथ अगर फीवर भी आ रहा है, so that is important. And new onset of pain should be investigated at any site. Okay, let's move forward. Transmission of infection. So how is infection transmitted? यहाँ पे मैंने दो broad categories आपको बताई हैं, direct contact and indirect contact. Direct contact is skin to skin contact, kissing, sexual intercourse. Okay, this is considered direct contact. और इसमें फिर obviously what are the diseases that come to your mind? जो direct skin to skin या kissing contact या sexual intercourse है, वो आप जाहिर है सारे STDs हो सकते हैं. उसमें कोई name कर सकता है STDs को? Common sexually transmitted diseases कौन कौन से हैं? Yes, flu, AIDS, HIV, yes, very important. HIV. और common वाले कौन से हैं? Herpes, yes. UTI नहीं होगा, UTI इस तरीके से ट्रांसमिट नहीं होगा. Syphilis, yes. और gonorrhea, very important, gonorrhea. Yes, chlamydia. ठीक है, chlamydia, gonorrhea, syphilis,
HIV, these are the important STDs. Yes, very important. EBV is a known वायरस जिसका एग्जाम में सवाल भी इसी तरीके से आता है कि उसको कहा भी किसिंग डिजीज जाता है. ये यूजुअली टीनेजर्स में हो जाती है इन्वेस्ट, जिसमें जो है वो बिकॉज ऑफ किसिंग जो है वो वायरस ट्रांसमिट होता है. ड्रॉपलेट स्प्रेड, कफिंग, स्नीजिंग, एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. कफिंग एंड स्नीजिंग से तो बहुत सारी डिजीजेस फैलती हैं जो हम कम्युनिटी में देख ही रहे होते हैं. अक्सर डिजीजेस जो है वो कफिंग और स्नीजिंग से ही फैलती हैं. कोई कफिंग एंड स्नीजिंग से नेम करें आप डिजीजेस जो फैलती हैं. यहाँ 2 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं. स्केबीज एग्जांपल आया है, वेरी गुड एग्जांपल. लेकिन ये एसटीडी कहाँ कह सकते हैं इसको, एसटीडी भी, और ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी फैलती है, सिर्फ एसटीडी नहीं है. टीबी नहीं, टीबी हम डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है. टीबी के अलावा बताएं कफिंग एंड स्नीजिंग से. ड्रॉपलेट स्प्रेड जो है ना, देखें साइज ऑफ द ड्रॉपलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ मैंने पिक्चर भी लगाई है एक बंदे की जो कि स्नीज कर रहा है. यू कैन सी दीज आर लार्ज ड्रॉपलेट्स. ओके, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ड्रॉपलेट जो है वो हम इसको डिवाइड करते हैं. यस, फ्लू इज वेरी इंपॉर्टेंट. So flu, measles, any kind of viral respiratory tract infection, COVID भी droplet plus अब airborne भी उसको कहते हैं. नीचे लिखा हुआ भी है airborne में TB. So most of the viral infections, yes, mumps, rubella, influenza, these are large droplets and they are 5 to 10 microns in size, greater than 5 microns in size. They travel up to 3 feet and then they drop to the ground. Okay. तो उसमें आपको ड्रॉपलेट कांटेक्ट होता है. इसमें आप नॉर्मल मास्क भी पहनेंगे तो ये काफी होगा. एंड मोस्ट ऑफ देम डाई ऑन द सर्फेसेस, दे डोंट सर्वाइव फॉर वेरी लॉन्ग. सो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन इज लेस लाइकली. So if you maintain a distance with these patients and you wear a mask, regular mask, or contact precautions रखें, so that is fine. लेकिन airborne diseases are different, जिसमें smaller sizes होते हैं and they don't fall to the ground because of their lightweight. They keep circulating in the air for a very, very long time. Those are the diseases that are more dangerous, which are measles, TB, and now COVID also is plus minus airborne. उसके अंदर आपको N95 mask की जरूरत होती है. Normal mask is not usually helpful because they are very small size. Okay, so वो indirect contact में आ जाता है because these why indirect contact? Because these organisms or these viruses and these particles can stay in the air long after the person who has emitted them has left the place. So a patient comes to an OPD where he is coughing and he is TB positive and the bacteria are there in the air. He leaves and even after half an hour, 1 hour, 2 hours, a patient comes in that room will not have any direct contact with that patient, but through their indirect contact, that another patient can acquire TB. So this is why it is called indirect contact and not direct contact. Okay, this is very important to keep in mind. Now, indirect contact, there are 2 more modes of transmission, which is vector-borne. What is a vector? And number 2 is vehicle-borne. So ये तो नाम से समझ आ रहा है कि these are transmitted through some other agent, और वो एजेंट या तो वेक्टर हो सकता है या व्हीकल हो सकता है. तो वेक्टर और व्हीकल में क्या फर्क समझ आ रहा है? Any ideas? Yes, vector is living. Vehicle are both transmitting a disease. होस्ट नहीं है, ये एजेंट बन रहा है. ठीक है, एक तरह से एजेंट को कैरी कर रहा है. Yes, the difference is living and non-living. So vector is living and vehicle is non-living. Yes.
सो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस में हमारे पास कॉमन जो है वो मॉस्किटो बॉर्न है, डेंगू, मलेरिया, हाउस फ्लाइज जो डिजीजेस लाती हैं, फ्लीज हैं, एंड व्हीकल में फूड, वाटर, सॉइल, दीज काइंड ऑफ जो डिजीजेस जो हैं वो आ जाती हैं, ठीक है, जो कि वाटर में है या फूड में है। हेपेटाइटिस ए है, बॉट्यूलिज्म है, जो टॉक्सिन मीडिएटेड हैं, जो इनके टॉक्सिन जो हैं वो नॉन लिविंग व्हीकल से ट्रांसमिट हो सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? ये एक डायग्राम है जो सीडीसी की वेबसाइट पर है। इट्स थोड़ा सा इंट्रीगिंग लगा मुझे, इसलिए मैंने शेयर किया। रेजर्वॉयर्स होते हैं डिजीजेस के, ठीक है, यानी कुछ डिजीजेस सिर्फ ह्यूमंस में रहती हैं, कुछ डिजीजेस एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों में रहती हैं। उनको क्या कहते हैं हम बात करेंगे अभी। कुछ जो हैं वो व्हीकल्स के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं, जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नीचे उन्होंने पानी दिखाया हुआ है, ठीक है, तो रेजर्वॉयर उनका पानी है। जैसे कि एक कॉमन डिजीज, कॉमन तो नहीं है, वेरी रेयर डिजीज, लेकिन डेडली डिजीज, अभी रिसेंटली भी उसके कुछ केसेस आए थे, जो कि वाटर में पाई जाती है, लेकिन अगर ह्यूमंस जाके उस डर्टी वाटर के अंदर स्विमिंग करें या रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स करें तो वो डिजीज हो जाती है, एंड इट इज 100% फेटल। तो बता सकते हैं? होती वो वाटर में है, नॉर्मली ह्यूमंस में होती नहीं है, वो रहती नहीं है ह्यूमंस के अंदर। जिनको हो जाती है वो फिर मर जाते हैं, दे डोंट सर्वाइव। और कोई एनिमल वेक्टर भी नहीं है, डायरेक्ट वाटर से कांटेक्ट है। एनी आइडिया? मेनिंजाइटिस होता है। नहीं? निग्लेरिया का नाम सुना था? निग्लेरिया फाउलरी। नहीं सुना? अच्छा। अभी रिसेंटली कराची में भी 3-4 केसेस हुए हैं, एक डॉक्टर भी था उनमें, और ये कंटामिनेटेड वाटर से होता है। अमीबिक एनकेफेलाइटिस है ये, जिसमें अमीबा जो है वो वाटर में पाया जाता है। अगर आप स्विमिंग पूल पे भी जा रहे हैं तो ऑलवेज मेक श्योर कि वो अच्छी तरह से क्लोरिनेटेड हो। और अच्छी तरह क्लोरिनेटेड का क्या मतलब है कि वो उसमें से हल्की हल्की क्लोरीन की स्मेल आनी चाहिए। ये एक रफ वे है उसको चेक करने का। अगर उसमें से आपको क्लोरीन की स्मेल नहीं आ रही पानी में से, so then please don't swim in that water. This Naegleria is a brain-eating amoeba. It's called primary amoebic encephalitis होता है इससे। Within a few days of swimming या even water sports पे लोग जाते हैं, आजकल बहुत सारे फार्म हाउसेज में यहाँ वहाँ इस तरह की एक्टिविटीज हो रही होती हैं। So it's very important to educate the public because it's a fatal disease, 100% fatality है इसकी, कोई बचा नहीं है आज तक इस बीमारी से। हमारे पास तो वो एजेंट्स भी नहीं है, वो ड्रग्स भी नहीं है जो कि ट्राई की गई है बाहर के मुल्कों में। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू अ प्लेस जहाँ पे अच्छी क्लोरिनेशन है। और ये नाक के जरिए से अमीबा ट्रैवल करता है, तो आपका अगर नेजल एक्सपोजर हो रहा है, ऑब्वियसली इन रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स या स्विमिंग के अंदर नाक के अंदर पानी जाएगा, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये वहां से ट्रैवल करके और फिर ब्रेन तक चला जाता है, और फिर इट कॉजेज अ हेमरेजिक मेनिंजाइटिस व्हिच इज फेटल। फिर ये इन्होंने रैट दिखाया है, बहुत सारी डिजीज हैं जो रैट्स के अंदर होती हैं। जैसे कि प्लेग था एक जमाने में, फिर बहुत सारे हमारे एंटेरो वायरसेस हैं। डिजीज का नाम है प्राइमरी अमीबिक एनकेफेलाइटिस, उसको निग्लेरिया फाउलरी जो है अमीबा है जो कॉज करता है, तो निग्लेरिया भी कहते हैं इस डिजीज को, ठीक है। अमीबिक मेनिंजाइटिस भी कहा जाता है। जी हाँ, प्लेग इज अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय रैट्स। इसी तरह रैट्स में और भी बहुत सारी डिजीज हैं जो कि हार्बर करती हैं रोडेंट्स के अंदर। तो ये रेजर्वॉयर्स हैं, जब इनका कांटेक्ट आता है ह्यूमंस से तो ये ट्रांसमिट करते हैं उस डिजीज को टू द ह्यूमंस। अगर कांटेक्ट नहीं आएगा, आप अपने आप को प्रिवेंट करेंगे तो वो डिजीज नहीं आपको लगेगी, क्योंकि ये ह्यूमंस के अंदर डिजीज सर्वाइव नहीं करती। किसी को होती है और फिर वो या तो सकम कर जाता है या रिकवर कर जाता है, और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन उसका नहीं होता, इट इज थ्रू एनिमल्स ओनली। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि कौन सी डिजीज जो है वो कहाँ पर
कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रिजाइड करता है, उसका हाउस क्या है, उसका हैबिटेट क्या है और कैसे ट्रांसमिट होता है। फिर ये इन्होंने एक एरो बनाया है जिसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन उन्होंने कहा है, व्हीकल दिखाया है जैसे कि फूड दिखा दिया, एयरबॉर्न दिखाया है। एयरबॉर्न के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो ये वेंटिलेशन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एयरबॉर्न के अंदर आपके अगर हॉस्पिटल के वेंटिलेशन सिस्टम्स जो हैं वो कंटामिनेटेड हैं विद फंगाई, विद टीबी और दीज काइंड ऑफ थिंग्स, या आपका सेंट्रल वेंटिलेशन है तो एक रूम में भी अगर टीबी का पेशेंट है तो वो सबको फैल जाएगा। इसी तरीके से ड्रॉपलेट स्प्रेड दिखाया है, मेल टू फीमेल, ये खैर मेल टू मेल भी हो सकता है, यानी क्लोज कांटेक्ट विद इन 3 फीट अगर कांटेक्ट है और कोई कॉफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, इवन बात कर रहा है। कोविड से पहले तो हम लोग मास्क नहीं पहनते थे, हमें फ्लू वगैरह होता था तो भी हम मास्क नहीं पहनते थे। अब ये एक अच्छी चीज हुई है कोविड के बाद कि एवरीबडी स्टार्टेड वेयरिंग मास्क, और उसकी वजह से हमारे नॉर्मल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का रेट कम हो गया खुद ब खुद, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली उनके लिए एक बैरियर हो रहा है। तो अब हम आपस में बातें कर रहे होते थे, कितने लोगों को हमारे घर में फैमिली में मिलने जाते थे, नजला हो रहा होता था, वो छींक रहे होते थे, खांस रहे होते थे, कोई उसकी फिक्र नहीं करता था। तो इस तरीके से ये फ्लू और कॉमन कोल्ड जो है वो फैल रहा होता था। इसी तरह डायरेक्ट कांटेक्ट में फिर उन्होंने किसिंग दिखाया है कि डायरेक्ट कांटेक्ट इस तरह से है, या फिर स्किन टू स्किन जैसे स्केबीज है वो भी हो सकता है, बच्चों को हो सकता है थ्रू देयर अडल्ट्स। वेक्टर्स में इंसेक्ट्स दिखाए हैं। फिर इन्होंने पोर्टल ऑफ एंट्री दिखाया है, विच कुड बी योर फेस, इंजेक्शन हो सकते हैं, आर्म्स के थ्रू हो सकता है, जेनिटल ट्रैक्ट हो सकता है, हैंड्स हो सकते हैं, एंड दिस इज द ससेप्टेबल होस्ट जो कि हमारे लिए ह्यूमंस आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चंस हो आप लोगों के तो साथ साथ पूछते जाइएगा, ठीक है। Now this is a table again, most of the things are repeated here, थोड़े से examples और दिए हुए हैं, it is important for you to sort of memorize some of this, तो आगे जाके help करेगा आपको। मैं ज्यादा चीजें रिपीट नहीं करूंगी एक्सेप्ट फॉर सम एग्जांपल जो यहाँ पर दिए हुए इन्होंने। डायरेक्ट कांटेक्ट में एसटीडी, स्किन इन्फेक्शंस एंड स्केबीज, जैसा कि आप लोगों ने बताया। ड्रॉपलेट में मम्स, पर्ट्यूसिस, वूपिंग कॉफ जिसको हम कहते हैं, कॉमन कोल्ड, स्ट्रेप थ्रोट, मेनिंजाइटिस। और इसमें मेथड ऑफ प्रिवेंशन भी इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है ना। यूज ऑफ बैरियर, कॉन्डोम्स, क्लोथिंग एंड ड्रेसिंग की अगर आप केयर करें, अपना सेपरेट रखें क्लोथिंग एंड ड्रेसिंग, आप अच्छी तरीके से शावर लें बार बार, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट वाले प्रिवेंट हो जाते हैं। ड्रॉपलेट स्प्रेड जो है, इसमें आप किस तरीके से कम्युनिटी में स्प्रेड को रोक सकते हैं। एक तो अब तो मास्क आ गया है विच इज वेरी गुड, अगर मास्क नहीं था पहले तो हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते थे। इन्होंने बताया है रेस्पिरेटरी एटिकेट। सो व्हाट इज द रेस्पिरेटरी एटिकेट, क्या होता है रेस्पिरेटरी एटिकेट, हाउ शुड वन मेंटेन अ गुड रेस्पिरेटरी एटिकेट, किसी को पता है? Okay, so when you sneeze, you should use a tissue. Good, cough in the tissue. Anything else? हम जब छोटे थे तो हमें कहा जाता था कि आपने जो है वो अपने हाथ में कॉफ करना है, राइट? अपने हैंड से आपने एक वो बनाना है, उसको उंगलियों को फोल्ड करके, और उसके अंदर आपने कॉफ करना है। तो इज दैट राइट और इज दैट नो मोर? किस तरीके से करना चाहिए? व्हाट इज द रेस्पिरेटरी एटिकेट? वेरी गुड, we should not use the hand. Why we should not use the hand? Because हमारे पास हर वक्त उस हैंड को डीकंटामिनेट करने के या डिसइंफेक्ट करने के तरीके नहीं होते। आजकल तो ये सैनिटाइजर्स आ गए हैं, लेकिन एवरीथिंग कैन नॉट बी क्लीन्ड विद सैनिटाइजर, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी। So now it is suggested that you should cough and sneeze in your elbow. So you should bring your elbow in front of your nose or mouth and cough over there. So that because the elbow is not used and other people don't come in contact with the elbow, but a lot of people will come in contact with your hand. Either handshakes, अब कोविड की वजह से ये सारी चीजें रुक गई हैं, वरना पहले लोग फौरन हैंडशेक कर लेते थे, इधर कॉफ किया हाथ में, उधर जाके हैंडशेक कर लिया, तो फायदा ही नहीं हुआ। ये तो आपने हाथ दूसरे को मिला के उसको डायरेक्ट गिफ्ट दे दिया एक अपने जर्म का। दूसरा, उन्हीं हाथों से हम लैपटॉप्स यूज करते हैं, उन्हीं हाथों से हम डोर नॉब्स को टच करते हैं, उन्हीं हाथों से हम साइन इन साइन आउट करते हैं इंडस में, तो उन्हीं हाथों से आप अपने ऑफिस के बहुत सारे सर्फेसेस को टच करते हैं, पेशेंट्स को जाके टच कर लेते हैं बहुत दफा, मोबाइल फोन्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यस, पेशेंट फाइल्स, ऑल दीज
areas become contaminated if you are using your hand to cough in. ठीक है? So now it is universally recommended, और बच्चों को भी आजकल schools में भी यही सिखाया जाता है कि you should always cough in your elbow and not your hand. अच्छा, इनडायरेक्ट कांटेक्ट पर आ जाते हैं. इनडायरेक्ट कांटेक्ट में इन्होंने जैसे बताया वेक्टर बॉर्न में लाइम डिजीज है, डेंगू है, मलेरिया है. व्हीकल बॉर्न में डायरियल डिजीज अगेन, हेपेटाइटिस ए और ई ज्यादा है, बी और सी नहीं है इसमें. आई थिंक इन्होंने कुछ गलत लिखा है. एयर बॉर्न के अंदर फिर चिकन पॉक्स, टीबी, स्मॉल पॉक्स, सार्स अगेन लाइक कोविड, एंड एंथ्रैक्स व्हिच इज इनहेलेशनल, और इसके स्पोर्स होते हैं जो कि हम इनहेल करते हैं. ठीक है? और इनको आप फिर कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसका भी इन्होंने बताया कि वेक्टर कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट इन वेक्टर बॉर्न डिजीजेस. You should try to avoid these vectors. हमारी environment इतनी गंदी हो चुकी है, especially कराची में, you cannot avoid house flies and mosquitoes anywhere, but then at least अपनी indoor environment को आप जो है वो vector free रख सकते हैं. insect traps use कर सकते हैं, repellents use कर सकते हैं, या अपनी skin के ऊपर at least repellents लगा सकते हैं, netting use कर सकते हैं. These are methods of vector control. vehicle control के अंदर proper hygiene, sanitation, cooking of food properly, boiling of water, using boiled milk, these are important. And airborne mein again you have to have the respiratory etiquette, isolation in cases of diseases, and in some cases like in healthcare setting obviously you cannot isolate, you have to be there for the patient. So आप N95 mask use करें और उसके साथ आप patient के साथ contact करें. अच्छा, मीटिंग फिर शायद 10 मिनट्स में एंड हो जाएगी, तो वी विल रीजॉइन फ्रॉम देयर. या ठीक है. लाइम डिजीज बेटा एक डिजीज होती है जो कि टिक बॉर्न डिजीज होती है, हमारे यहाँ इतनी कॉमन नहीं है, यूएस में ज्यादा कॉमन है, और इसके अंदर जो है वो आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम भी इफेक्ट होता है, कार्डियोवास्कुलर भी इफेक्ट होता है, स्किन पर रैशेस आते हैं शुरू में. ठीक है? So again the same sources of infection in man, जिसमें hand हमारा बहुत common source है, मैंने इसीलिए बताया. ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो कौन सी डिजीजेस हाउस इन हो सकती हैं और कहाँ से ट्रांसमिट हो सकती हैं. राइट? इसी तरह इंसेक्ट बॉर्न के अंदर वेक्टर्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स जिसमें मैकेनिकल वेक्टर्स होते हैं और कुछ बायोलॉजिकल वेक्टर्स होते हैं. मैकेनिकल वेक्टर वो होता है जो कि सिर्फ ट्रांसमिट करता है डिजीज को, एक जगह से उठाता है दूसरी जगह ले जाता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो हमारी हाउस फ्लाई है, जिसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन मल्टीप्लाई नहीं करता, लेकिन वो सिर्फ एज अ कैरियर जो है ना वो ट्रांसमिट करती है इन्फेक्शन को, बिकॉज वो डर्टी एरियाज पे बैठती है, डर्टी चीजों पे बैठती है, और फिर वहां से क्लीन चीजों पर आती है, हमारे खाने पर आती है, और वहां से ट्रांसमिट कर देती है. बायोलॉजिकल वेक्टर वो होता है जिसकी बॉडी के अंदर भी उस ऑर्गेनिज्म का कोई लाइफ साइकिल का पार्ट जो है वो ग्रो करता है, या वो इट गोज थ्रू अ पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इन दैट वेक्टर. और उसमें मॉस्किटो इज वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड दिस, एज इन डेंगू एज वेल एज इन मलेरिया. दोनों में जो है वो उसका पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल गोज थ्रू द मॉस्किटोज बॉडी. अच्छा, इसी तरह हमने टिक बॉर्न डिजीजेस की बात की थी, तो टिक्स जो हैं वो रेजर्वॉयर्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, जैसे रोडेंट्स जो हैं वो रेजर्वॉयर्स होते हैं कुछ डिजीजेस के, इसी तरह टिक्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंटली कुछ रेजर्वॉयर्स होती हैं डिजीजेस के. थैंकफुली हमारे एरियाज में इतनी कॉमन नहीं है टिक बॉर्न डिजीजेस, ये यूएस वगैरह में ज्यादा कॉमन है, उनके फॉरेस्ट के अंदर दीज आर कॉमन. इसी तरह सॉइल कैन बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम जो है वो बहुत ज्यादा सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, और फंगल स्पोर्स बहुत ज्यादा होते हैं सॉइल के अंदर. ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई के रैकेट शेप स्पोर्स जो है ये पिक्चर में है यहाँ पे फॉर योर इंटरेस्ट. वाटर हमने डिस्कस किया कि विब्रियो कॉलरा जो है वो वहां से फैल सकता है, हेपेटाइटिस ए और ई जो है वाटर के अंदर हो सकता है. फूड की हमने बात की, जैसे कि स्टैफिलोकोकल फूड पॉइजनिंग हो सकती है, और इसके अलावा भी जो सारे फूड पॉइजन हैं वो वाटर के फूड के अंदर हो सकते हैं. टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स जो होती हैं ई कोलाई की और सैल्मोनेला शिगेल्ला की, वो सारी फूड के अंदर हो सकती हैं. अच्छा, आई थिंक अब हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, मीटिंग भी एंड होने वाली है, तो we'll take a break of 15 minutes and then we will rejoin.
ठीक है, एनी क्वेश्चंस? इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ तो वो पूछ लें, अभी हमारे पास 5-6 मिनट्स हैं बिफोर द मीटिंग एंड्स. नो, कोई क्वेश्चंस नहीं है? ठीक है, ओके देन हम 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं एंड वील बी बैक एट 11:30. ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू.